हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अब गति से चल रही होगी। देखिए, आज आपके आर ओ का जो लास्ट डेट है, नोटिफिकेशन जो थी आज, और अब आपके एग्ज़ाम बहुत दिन बचे नहीं हैं, बहुत जल्द ही एग्ज़ाम होगा। तो उसी की दृष्टि से आप लोग तैयारी करते रहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो, उसके ही लिहाज से हमने हर टॉपिक को, आप देखिए जो हमारे पढ़ाने के तरीके हैं, जैसे एक ही क्लास में सारी चीज़ को कंपाइल कर देना। जैसे किसी भी टॉपिक को हम उठा रहे हैं और ऐसा हमारे साथ सब में चलेगा। अभी जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बाकायदा पूरा मैप के साथ पढ़ाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको एक एक चीज़, जगह जहाँ पे जिस जगह का मैप है उसकी एक एक लोकेशन क्लियर होगी। तो आप वीडियो पे इसी तरह बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको ये जो लग रहा होगा कि मतलब पूरी क्लासेस को इतने कम समय में इतना अच्छे तरीके से कैसे, तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्योंकि आज के समय में आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी वहाँ पे सिर्फ अदर ज्ञान ही देते हैं और पढ़ाई के कंटेंट कितने कम होते हैं आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। और बहुत सारे किताबें और बहुत सारे कंटेंट मार्केट में अवेलेबल भी हैं, लेकिन जो हमारे टॉपिक्स हैं, आप देखिए, केवल जो हमारे टॉपिक है उसको एक ही क्लास में कंपाइल करके आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। तो यदि आप लोगों को जेन्युइन तरीके से तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करिए और इस चीज़ों पे अपना ध्यान दीजिए। क्योंकि यही टॉपिक हैं जो आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे। आप खुद एक बार एनालाइज कर लीजिए, यदि जानते हैं, एग्ज़ाम दिए हैं कभी या भविष्य में देंगे, तो एक बार प्रीवियस ईयर उठाइए। मैंने हर वीडियो में कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए चलिए। उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो उसी की कड़ी में जो आज का हमारा टॉपिक है, ब्रिटिश कालीन जो हमारी शिक्षा व्यवस्था, उस पर बात करेंगे। इसका एक वीडियो और रहेगा, वो पार्ट 2 में रहेगा। उसमें हम बात करेंगे ब्रिटिश काल के दौरान की है। एक होगी जो आपकी स्वतंत्र भारत की जो शिक्षा नीति है, जिसमें आपके कोठारी आयोग आएंगे, 1986 की शिक्षा नीति आएगी। ठीक, तो उसके साथ साथ जो अभी नई शिक्षा नीति आई है 2019 वाली, उसको कवर किया जाएगा। तो सारी चीज़ों की, मतलब एजुकेशन पे, यदि शिक्षा नीति पे आपके मेंस में या प्री में यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो इसके बाहर से नहीं जाने चाहिए। ये हमारा उद्देश्य होता है कि जिस टॉपिक को हम कराएं उस टॉपिक के ए से जेड तक पूरा सब कुछ कवर कराते हुए चलें। तो उसी की कड़ी में आज जो हमारा विषय है, ब्रिटिश काल की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस पे बात करेंगे। वीडियो पे यदि नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए अपने विषय पे हम बात करते हैं, जो हमारा आज का विषय है। देखिए, ब्रिटिश काल की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो ब्रिटिश थे उनका कहीं से कहाँ तक ये उद्देश्य नहीं था कि हम जो भारतीय हैं इनको एजुकेट करें, इनको पढ़ाएं। उनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि हमें इनका शोषण करना है। जैसा कि आपने पिछले भू राजस्व व्यवस्था में भी पूरा एक एक चीज़ देखा। यदि आपने नहीं देखा हो तो उस क्लास को भी एक बार देखिएगा, जिसमें हमने पूरी ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें इजारेदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था पे चर्चा की। साथ ही उसके ने जो वो व्यवस्था थी, उसने जो कृषक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की, तो उस पर भी हमने एक वीडियो दिया है। तो उसको भी आप देखिएगा कल बहुत अच्छे तरीके से। तो आज का जो हमारा था, जिसमें ब्रिटिश काल की शिक्षा व्यवस्था, जहाँ पे अंग्रेज़ों का कहीं से कहाँ तक ये उद्देश्य नहीं था कि हम भारतीयों को एजुकेट करें, उनको एक समाज में शिक्षा के स्तर पे बढ़ावा दें, ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। उनका सिर्फ उद्देश्य एक था कि जो उच्च वर्ग इन द सेंस, जो थोड़ा सा मिड हाई क्लास है, हाई क्लास को हम शिक्षित करें और नीचे तक शिक्षा जो है वो टपक टपक के नीचे तक जाए। उससे क्या होता था,
ये लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। कौन सा था, ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड ऑकलैंड ने ही लाया था इसको, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। इसमें क्या था, जिसको टपकन का सिद्धांत भी आप कह लीजिए, कि ऊपर के वर्ग को हम पढ़ा लें और जब ऊपर का टॉप क्लास पढ़ेगा तो वो धीरे धीरे टपक टपक के नीचे तक शिक्षा जाए। इनका नीचे स्तर पे कहीं से एजुकेशन, कहीं से कुछ नहीं। इनकी स्थिति तो ये थी, आपने सुना होगा लॉर्ड मैकाले का एक वक्तव्य था कि ब्रिटेन में एक लाइब्रेरी के एक रैक में रखी हुई पुस्तकें इक्वल टू पूरे भारत का साहित्य। ये इनकी सोच थी। सोचिए शिक्षा को लेके ये क्या सोचते थे भारत के लिए। लेकिन ये वही हैं जो अभी हम आपको बताएंगे इन लोगों ने क्या किया। ये सोचते तो ऐसा थे, लेकिन इनको शासन करना था। और आपको पता होगा कहीं पर यदि आपको शासन करना है, सबसे प्राथमिकता होती है वहाँ के लिए कि आप वहाँ की भाषा से सबसे पहले इंटरेक्ट हों, वहाँ की बोली भाषा आप लोगों में कम्युनिकेट कर पाएँ। सबसे बड़ा प्राथमिकता ये होती है। तो इन लोग यहाँ आए और इन लोगों ने भारत के भागवत गीता को हो, हितोपदेश हो, मनुस्मृति के जो ग्रंथ हैं, उन सभी को इनको एक तरीके से पूरे को अंग्रेजी में अनुवाद किया ताकि ये समझ पाए कि भारतीयों की मेंटलिटी क्या है। भारतीय जो थे वो अपने धर्म को लेके बहुत ही कट्टर थे, कोई धर्म के प्रति नहीं सुनना चाहता। तो ये क्या करते थे, इन्होंने भारत में आने के बाद इनका सबसे पहला ये था शिक्षा को लेके जो प्रयास था कि जो इनके भारतीय धर्म ग्रंथ हैं उनका जो है सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद हो। अंग्रेजी में जब अनुवाद होगा तो उसको अंग्रेज ये सब समझ पाएंगे कि क्या क्या पॉलिसी से चलना है, ठीक। और इन्होंने उसी चीज़ को पकड़ा और इन्होंने उसी तरीके से शासन किया, ठीक। तो इसी में जैसे लॉर्ड ऑकलैंड का भी हमने अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत बनाया था कि जो टॉप क्लास वर्ग है उसको पढ़ाना, ठीक। और मैकाले की क्या पद्धति थी, जो लॉर्ड मैकाले था वो अंग्रेजी शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा पे बहुत अधिक बल दिया था, ठीक। तो आइए फिलहाल हम अपने विषय की बात करते हैं। देखिए आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता कहे जाते हैं उनको जेम्स ग्रांट को कहा जाता है। एक नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक भारत के शिक्षा के जनक कौन है, तो जेम्स ग्रांट हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारतीयों को शिक्षित करने और ईसाई धर्म को बनाने में समर्थन किया। इनका ये उद्देश्य था कि ईसाई धर्म को हम बढ़ावा दें, ठीक। नेक्स्ट आपका था 1784 से 1813 तक का समय, उसमें क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हुई। तो देखिएगा हुआ क्या था, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना। अब आप बताइए, तुम अंग्रेज हो, मदरसा बनवा रहे हो, आपकी क्या सोच है। आप यहाँ आपको रहना तो है नहीं, आप अगर व्यापार के उद्देश्य से आए थे तो आपने मदरसा क्यों बनवाया भाई। आपको यदि केवल यहाँ पे व्यापार करना था तो व्यापार करते चले जाते। इनकी आप सोच देखिए किस तरीके से ये चल रहे हैं। और इन्होंने क्या किया यहाँ पे मदरसा बनवाया पहले ताकि एक वर्ग को लाभ दे सकें, उसको लगे कि ये हमारे बड़े हितैषी हैं। फिर दोबारा इन्होंने क्या किया, 1784 में विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। इसमें क्या होता था, अरबी और फारसी में शिक्षा दी जाती थी। इसमें अरबी और फारसी में शिक्षा दी जाती थी। फिर क्या हुआ, 1784 में विल्किंसन आए। अब इन्होंने क्या किया, जो हमारी भागवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। देखिए वही चीज मैंने जैसे पहले ही बताया, कहीं पर शासन करना है, वहाँ की भाषा, बोली, धर्म ग्रंथ, लोगों की मेंटलिटी क्या, उस चीज को बहुत अच्छे से जानना होगा। और इनका जो दिमाग था उसी से प्रेरित थे ये और उसी पे चल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया सबसे पहले। फिर आता है 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम। ये किसने लिखा है बताइए आप। इसको जो है कालिदास ने लिखा है। उन्हीं को जो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा था उसी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था आपके विलियम जोन्स ने। किसने किया था, विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। भगवत गीता का अनुवाद कभी कभी पूछता है इसलिए मैं दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ। विल्किंसन ने। किसने किया था भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद, विल्किंसन ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। मदरसा पहली बार कब बना था, 1781 में।
किसने बनाया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया था। नेक्स्ट यदि हम बात करें 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में पहला संस्कृत विद्यालय खोला। कहाँ पे खोला? बनारस में। कौन सा विद्यालय? संस्कृत विद्यालय। किसने खोला? जोनाथन डंकन ने। किस वर्ष खोला? 1791 में। ठीक, अब सोचिए इनकी, अब इससे हिंदू धर्म को लुभाने का प्रयास कर रहे थे, उधर से मदरसा बना लिए। अब इनकी आप सोच देखिए किस तरीके से यहाँ पे शिक्षा को कैप्चर करके, यहाँ के लोगों की मेंटलिटी को कैप्चर करके यहाँ व्यापार करने का उद्देश्य रखते थे। नेक्स्ट है 1813 में चार्टर एक्ट आया था। जैसा कि आपने अगर क्लास ना देखी हो तो आपको पहले चार्टर एक्ट की भी क्लास कराई गई है कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्लासेस में। ठीक, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था? शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान था। इसमें विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च के प्रावधान की बात हुई थी। साथ ही हुआ क्या था 1823 में शिक्षा की भाषा और खर्च बढ़ाने हेतु आंग्ल और प्राच्य 2 धड़ों में बढ़ गया। जैसे एक पाश्चात्य शिक्षा थी, 2 लोग बढ़ गया। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछता है और समझने का प्रयास करिएगा। 1823 में क्या हुआ? 2 धड़ों में बढ़ गया, आंग्लविद और प्राच्यविद। प्राच्य माने जो प्राचीन परंपरा थे, आंग्ल माने जो अंग्रेजी शिक्षा से प्रेरित थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजी शिक्षा, इनका उद्देश्य क्या था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा हो, और प्राच्यविदों का मानना था कि भारत में हिंदी शिक्षा हो। ठीक, ये अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में समर्थन के लिए 3 लोगों का नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है। थॉमस मुनरो, लॉर्ड मैकाले और एल्फिंस्टन। ठीक, एल्फिंस्टन नाम आपको एक और याद आ रहा होगा, हमने बताया है। कहाँ बताया है, आपको याद है? दिमाग पे जोर डालिए, हो सकता है याद है। चलिए, नहीं याद आ रहा, मैं एक बार फिर से बता दूं। जो हमने रैयत वाली व्यवस्था बताई थी उसमें लॉर्ड एल्फिंस्टन थे। उस समय उन्हीं के समय आई थी। कौन सी? रैयत वाली व्यवस्था। तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके पीछे देखिएगा, समझ में आएगा आपको। चलिए, तो इसमें आंग्लविद में मुनरो थे, लॉर्ड मैकाले थे और लॉर्ड एल्फिंस्टन थे, जो आंग्लविद यानी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते थे। अंग्रेजों में ही कुछ धड़ा ऐसा था जो हिंदी शिक्षा का भी समर्थन करता था। जैसे एच विल्सन थे और एच प्रिंसेप थे। कौन से? एच विल्सन थे और एच प्रिंसेप थे। जब विवाद बढ़ा तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 1902 में, कब? वर्ष 1902 में डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक, कब हुई थी? वर्ष 1902 में, आंग्ल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और इसी के समय में जब प्राच्यविद के लिए यानी भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई। एग्जाम में पूछता है, एक बार नोट कर लीजिएगा इसको अपने नोटबुक में। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? हरिद्वार में हुई थी। किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने किया था गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना। ठीक, याद रखिएगा, हरिद्वार में हुई थी गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछ लेता है। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में हुई थी। ठीक, और अंग्रेजी शिक्षा में जो थी वो डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला था 1835 में मैकाले मिनिट आया। पूछता है मैकाले मिनिट कब आया था? तो 1835 में मैकाले मिनिट आया। उसमें क्या हुआ था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए रूपरेखा, जो भारत में रूपरेखा तैयार करना है उसके लिए, अंग्रेजी शिक्षा के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए मैकाले मिनिट लाया गया था। इसकी तो सोच ही थी, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया। इसका स्टेटमेंट ही था कि भारत ब्रिटेन में एक लैब में कि एक रैक में रखी हुई पुस्तक इक्वल टू पूरे भारत का साहित्य। तो इनकी सोच ही जब इस लेवल पे थी, और उसके बाद भी हमारा साहित्य भी बेकार था और हमारे यहाँ के रिसर्च भी कर रहे थे। इनकी बुद्धि कैसी थी आप खुद सोचिए, कि मतलब दिमाग ऐसा था कि हमें ही क्रिटिसाइज करके और हमारे ही ग्रंथ को आप पढ़ रहे हो। तो ये सीधा सीधा दिखाता है ना कि आप दिमाग से खेल रहे हो यहाँ पे, और आपको कोई व्यापार उपार करना नहीं, आप केवल शासन और शिक्षा को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से हो यहाँ पे। कोई कहीं व्यापार भी करता है या कहीं शासन करता है तो वहां बनाने के प्रयास करता है, कुछ उखाड़ने या खत्म करने का नहीं प्रयास करता है।
लेकिन इन लोगों ने यहाँ को पूरा चौपट कर दिया, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो। अभी आप देखिएगा शिक्षा को इतना डिस्टर्ब कर दिया, कहीं प्राथमिक शिक्षा कहीं माध्यमिक शिक्षा को बल दिया, बहुत डिस्टर्ब किया। ये तो स्वतंत्रता के बाद जाके सुधार शुरू हुए हैं शिक्षा में हमारे। तो चलिए इसमें देखिएगा, मैकाले मिनट की बात आता है 1854 में वुड डिस्पैच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वुड डिस्पैच, पूछता है किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा से संबंधित है। 1854 में आया। इसमें कौन थे, तो ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है, ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें क्या था कि जो गांव स्तर है, इसमें कैटेगरी बांटी, जो गांव स्तर है वहां पर देशी भाषा यानी प्राथमिक भाषा में शिक्षा देना, साथ ही जिले पर जो है वहां पे अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना या आंग्ल भाषा में शिक्षा देना, गांव में देशी भाषा में और शहर में आंग्ल भाषा में। साथ ही जो तीनों प्रेसिडेंसी है, कौन सी तीन प्रेसिडेंसी है, बंगाल, मद्रास, बम्बई, जो तीनों प्रेसिडेंसी है वहां पर क्या था, वहां पर लंदन की तर्ज पर शिक्षा देना, जो लंदन में जिस तरीके से पढ़ाई होती है उस तर्ज पे शिक्षा देना था तीनों प्रेसिडेंसियों में, ठीक। और 1857 में ही कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में ही विश्वविद्यालय खोले गए। ध्यान रखिएगा कब था, 1857 में। उसी समय याद करिए हमारे यहाँ विद्रोह भी चल रहा था, 1857 का विद्रोह, उसी समय ये विश्वविद्यालय खोले गए। रिलेट करते हुए चलिए तो याद होता चलेगा, इसलिए हम बीच बीच में एडिशनल फैक्ट भी बता देते हैं। चलिए वुड डिस्पैच क्या है, वुड डिस्पैच पे भी बात कर लें। वुड डिस्पैच जो है 1854 में आया था। कब आया था, 1854 में। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच आया। इसमें कुछ बातें कही गई, उसको बात सुन लीजिए। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही लक्ष्य था महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा देना। ये तो अच्छा बात थी कि महिलाओं के लिए भी इन्होंने प्रयास की, महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा देना, उन पे जोर देना शिक्षा को लेके। जिला स्तर पे जो शिक्षा हो वो अंग्रेजी भाषा में हो, पॉइंट ध्यान रखिएगा। वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में आया था। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। सरकार, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं के लिए शिक्षा को महिला को शिक्षा में एक तरह से अग्रसर करना, उनको महिलाओं को आगे लाना शिक्षा के में। जिले स्तर पे जो भाषा होगी शिक्षा की वो इंग्लिश होगी। निजी विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई, निजी विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई। तकनीकी यानी टेक्निकल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, खोले जाए, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं उनको खोलने का बात कही गई। कब, 1854 में। अगला था आपका हंटर कमीशन। जो वुड डिस्पैच की बात थी उनकी समीक्षा के लिए एक कमीशन आया था, रैले, वो हंटर कमीशन, जिसको हंटर आयोग भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था हंटर कमीशन में, ये जो थे डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में आया था। इसमें 8 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था। इसमें क्या कहा गया कि कमियां क्या थी वुड डिस्पैच की, उसमें सुधार की बात कही गई। वो सुधार क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्राथमिक शिक्षा को सुधार करके स्थानीय भाषा में शिक्षा देना। जो प्राथमिक शिक्षा है वहाँ पे स्थानीय जो वहाँ की भाषा है, उसमें कहा था देशी, यहाँ पे क्या है जो स्थानीय भाषा है जो लोग वहाँ के समझते हैं उस भाषा में शिक्षा देना, ताकि वो अच्छे से समझ सकें और अच्छे तरीके से पढ़ सकें। स्थानीय भाषा में शिक्षा देना। दूसरा इन्होंने कहा शिक्षा को 2 भाग में बांट देना, एक साहित्यिक शिक्षा हो, एक व्यावसायिक शिक्षा हो। साहित्यिक शिक्षा हो और व्यावसायिक शिक्षा हो। साहित्यिक शिक्षा में क्या था, तो विश्वविद्यालय में शिक्षा, जो बच्चे अच्छे पढ़ने में जो छात्र योग्य हैं उनको विश्वविद्यालय में शिक्षा, तथा जो पढ़ना नहीं चाहते या जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये क्या किसी कारण से वो नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, ताकि उनका भविष्य अच्छे से कर सके, उनका जीविकोपार्जन हो सके। व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई, ठीक। इसी समय 2 विश्वविद्यालय भी बने थे। पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में बना था, और आपका जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में, इसको मेयो कॉलेज कहते थे। आपको नाम पता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मेयो कॉलेज कहा जाता था। यदि नहीं पता है तो आप नोट करके लिख लीजिए, कभी कभी पूछता है मेयो कॉलेज कहाँ है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसको मेयो कॉलेज कहते हैं, कहा गया था, तो ये स्थापित हुआ। नेक्स्ट था आपका रैले आयोग।
1902 में आया था रैले आयोग। सर टॉमस रैले में इसमें 2 भारतीय सदस्य थे। कौन थे? 2 भारतीय सदस्य थे। इसमें क्या था? सैयद हुसैन बुलग्रामी, नाम ध्यान रखिएगा, भारतीयों का पूछ सकता है। सैयद हुसैन बुलग्रामी और दूसरे थे जस्टिस गुरदास बनर्जी। किसमें थे? रैले आयोग में। कब आया था? 1902 में आया था। कब आया था? 1902 में आया था। ठीक। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में आया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। तो इन्होंने क्या किया? शोध को बढ़ावा देना। क्या करना? शोध को बढ़ावा देना, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, जो छात्र हैं उनके स्किल कौशल में बढ़ावा दे सके, इसके लिए प्रैक्टिकल हो, लैब में लाइब्रेरियां हो, पुस्तकें बच्चों को उपलब्ध हो सके, इसकी बात कही गई। किसमें कही गई? तो रैले आयोग में। कब आया था? तो 1902 में आया था, ध्यान रखिएगा। ये पूछता है आयोग कौन सा कब आया था शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट है आपका सैडलर आयोग। कब आया था? 1917 से 1919। 17 में आया, 1919 में रिपोर्ट दिया। आपको पता होगा 1919 वही समय है जब रोलेक्ट एक्ट आया था, बिना अपील बिना दलील वाला कानून। तो दिमाग में उसको भी रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एडिशनल बता इसलिए देते हैं कि आप कहीं लिख रहे हो तो नोटबुक में अपने लिखते चलिए। ठीक है। चलिए फिलहाल हम बात करेंगे अपने सैडलर आयोग के बारे में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो माइकल सैडलर थे। ये थे कौन? तो लीडर यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। लीडर यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। इसमें भी 2 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। रैले कमीशन में कौन थे 2 भारतीय सदस्य? उस सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और कौन थे आपके? जस्टिस गुरदास बनर्जी। जस्टिस गुरदास बनर्जी। सैडलर आयोग में भी 2 भारतीय सदस्य थे, डॉक्टर आशुतोष बनर्जी और जियाउद्दीन अहमद। आइए इसकी भी कुछ बातें जान लें। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था जो स्कूल की शिक्षा है उसको 12वीं तक किया जाए। ठीक। उसके पहले क्या होता था कि कक्षा 8 तक शिक्षा देते थे, और जो बच्चे पढ़ने में ठीक है उनको आगे, नहीं तो व्यावसायिक शिक्षा में, जैसा कि हमने पहले बताया, उनको भेज दिया जाता था। तो बच्चे अपनी फुल एजुकेशन भी नहीं कर पाते थे। तो उसी के लिए ये लाए कि बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा दी जाए स्थायी रूप से। स्नातक 3 वर्ष का हो, यानी ग्रेजुएशन जो हो वो 3 साल का हो। साथ ही जो अध्यापकों को ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, जो हमारे अध्यापक हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। अगला है आपका, नेक्स्ट है हाल्टोंग कमेटी। हाल्टोंग कमेटी कब आई थी? 1929 में आई थी। ठीक है, 1929, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर फिलिप हाल्टोंग। इसमें क्या, प्राथमिक शिक्षा को महत्व देना, ग्रामीण जो छात्र हैं उनको मिडिल क्लास में कक्षा 8 तक की शिक्षा की व्यवस्था करना, उसके बाद उनको व्यावसायिक शिक्षा में, मतलब इनकी बुद्धि देखिए, इनको क्या था, जो कक्षा 8 तक मतलब बच्चे पढ़े उसके बाद उनको व्यावसायिक शिक्षा में भेज देना। हायर एजुकेशन के लिए केवल शहरी और जो योग्य बच्चे हैं उनको आप केवल चुनिंदा जो बच्चे हैं उनको ही आप शामिल करिए हायर एजुकेशन में। मतलब बच्चे अपनी पढ़ाई को अपने स्वतंत्र रूप से ना कर पाए। तो बताइए कहाँ तक आपका ये जस्टिस, कहाँ तक ये न्याय है? तो इसमें कहा गया था। नेक्स्ट है आपकी सार्जेंट योजना। हाल्टोंग योजना आई कब थी? 1929 में। डॉक्टर फिलिप हाल्टोंग इसके अध्यक्ष थे। अगली है आपकी सार्जेंट योजना। कब आई थी? 1944 में। ध्यान रखिएगा 1944 में। अध्यक्ष थे सर जॉन सार्जेंट। इसमें क्या कहा गया? शिक्षा को कैटेगराइज कर दिया गया, किस वर्ष के बच्चों को कितनी, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई थी उसमें कहा गया, उसी तरह इसमें कहा गया। थोड़ा समझिएगा। जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको प्री स्कूल यानी कि शिक्षा देना। 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। प्राथमिक स्तर पे जो प्राथमिक शिक्षा है वो निःशुल्क उपलब्ध हो 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। साथ ही कहा गया 11 से 17 वर्ष के बच्चे, कुछ चुनिंदा बच्चों को हायर एजुकेशन में। अब चुनिंदा कौन थे? जैसा कि हमने अभी हाल्टोंग में बताया था, जो बच्चे कक्षा 8 तक पे रोक देना, और जो बच्चे पढ़ने में योग्य हैं या जो शहरी क्षेत्रों में उनको ही हायर एजुकेशन में शामिल करना। तो इसमें लिखा है ना कि चुनिंदा बच्चों को हायर एजुकेशन में शामिल करना, यानी 11 से 17 वर्ष के बच्चों में। ठीक।
अगला इसमें कहा गया था शिक्षा, जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा है उसको दो विषयक हो। कैसे हो? दो विषय में बांट दी जाए। पहला है विषयक विश्वविद्यालय, विषयक शिक्षा यानी कि सब्जेक्टिव, किसी सब्जेक्ट पे शिक्षा, विषय आधारित शिक्षा हो। दूसरा है आपका तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा यानी टेक्नोलॉजी और आपका जो व्यवसाय है उससे संबंधित शिक्षा दी जाए, ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य को बेहतर कर सके, अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। तो ऐसा प्रयास था। अगली है आपकी राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग कब आई थी? 1946 से 1948 में। ठीक है। राधा कृष्णन जी कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा। तो आज सर्वपल्ली राधा कृष्णन इन्होंने क्या कहा, शिक्षा जो है वो स्कूली शिक्षा को 12वीं तक किया जाए, साथ ही कॉलेजों को एग्जाम को छोड़कर, जो कॉलेजों में एग्जाम होते हैं उस समय को छोड़कर लगभग 180 दिनों की क्लासेस स्कूलों में कॉलेजों में चलनी चाहिए, एग्जाम के समय को छोड़कर, ताकि बच्चे पढ़ें ही, केवल एग्जाम ही ना दें, उनके बौद्धिक विकास भी हो, उनका मानसिक विकास हो। इसलिए 180 दिन की क्लास हो एग्जाम के समय को छोड़कर। साथ ही प्राथमिक शिक्षा की परीक्षा में स्नातक जरूरी ना, प्रशासनिक परीक्षा में इन्होंने कहा जो प्रशासनिक परीक्षाएं होती हैं उसमें जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन हो, ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक परीक्षाओं में ग्रेजुएशन जरूरी ना हो, नहीं है, ना हो, ऐसा इनका कहना था। नेक्स्ट है आपका शिक्षा को देख रेख के लिए यूजीसी का गठन। जो अनुदान आयोग बना है यूजीसी, उच्चतर अनुदान आयोग जो यूजीसी है उनका, उसके गठन की बात कही गई थी राधा कृष्णन आयोग में। पूछ लेता है यूजीसी गठन की बात किसमें कही गई थी, तो ध्यान रखिएगा। और इसी के बाद वर्ष 1956 में यूजीसी का गठन किया गया। यह एक स्वतंत्र निकाय है, शिक्षा की व्यवस्था को देखने और उसके नियंत्रण रखने के लिए यूजीसी का गठन किया गया था। ठीक, इसमें 3 भाग थे उस शिक्षा के लिए। अगली बात क्या कही गई, जो उच्च शिक्षा है उसके 3 भाग होंगे। व्यावसायिक शिक्षा होगी, बच्चों का व्यवसाय के लिए जो शिक्षा होना है उनको व्यावसायिक, साथ ही उसके साथ साथ संस्कारी शिक्षा, मतलब उनका जो संस्कारी शिक्षा मतलब अपने बौद्धिकता का विकास हो, सामने वाले से हमारा एटीट्यूड कैसा हो, ये सारी चीज़ों पे बात करना। साथ ही समान शिक्षा, जो विषय सब्जेक्ट हैं उनके उस पे बात करना, तो समान शिक्षा पे बात करना, व्यवसायिक शिक्षा पे बात करना, और संस्कार पे अपने उनके शिक्षा पे मतलब उनका संस्कार को विकसित करने के लिए व्यवस्था की गई उच्चतर शिक्षा में। अब इसमें कमी क्या थी, कुछ कमियां भी थी इनके में। जैसे अभी आपको पता ही है कि इन्होंने इतना डिस्टर्ब कर दिया प्राथमिक शिक्षा को लेके। यहाँ पे इनका उद्देश्य, जैसे कि हमने पहले ही बताया, कहीं से कहाँ तक इनका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत में शिक्षा का विकास हो। लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड मैकाले की जो बातें थी वो आप जान ही रहे हैं कि इन लोगों की सोच किस तरीके से थी। फिलहाल इनकी कमियां थी कि विश्वविद्यालय में जो विज्ञान की व्यवस्था की गई, विज्ञान क्षेत्र की बढ़ावा देने के लिए, जिसपे 1 लाख रुपए खर्च की बात की गई थी 1813 के चार्टर एक्ट में, इन्होंने उसका विस्तार एक सीमित क्षेत्र तक ही रखा, उसको बढ़ावा ज्यादा नहीं दिया। ये क्या करते थे, ये प्रैक्टिकल पे विश्वास नहीं रखते थे, ये केवल थ्योरी पर विश्वास रखते थे। ये प्रैक्टिकल पे विश्वास नहीं था, इनको केवल थ्योरी पे विश्वास रहता था। साथ ही साथ इन्होंने तकनीकी, साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने नहीं किया था। साथ ही साथ सीमित स्तर पर ही शिक्षा का, जो शिक्षा का विकास था वो समूचे भारत में नहीं हुआ, वो एक सीमित क्षेत्र में ही हुआ, क्योंकि इनका उद्देश्य ही था कि ज़्यादा लोगों को शिक्षा, यदि ज़्यादा बौद्धिक हो जाएंगे तो फिर वो अपनी मांग करने लगेंगे, हमें आज़ादी चाहिए या तमाम चीज़ें हमारे शोषण के विरुद्ध। तो इनका सिर्फ एक मूल मात्र उद्देश्य ये था कि जो ऊपर का वर्ग है, मतलब इनके था कि खून भारतीय हो लेकिन वो चेहरे से ब्रिटिश हो, मतलब उसके अंदर जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, मतलब केवल वो दिखने में भारतीय लगे लेकिन उसकी मानसिकता, उसकी सोच और उसके जो रवैये हैं वो के ब्रिटिशर्सों के तरीके, ब्रिटिश अधिकारियों के तरीके के हों, वो शोषण करें। ये इनका उद्देश्य था शिक्षा के माध्यम से भी। ओवरऑल इनका भी शिक्षा के माध्यम से भी यही उद्देश्य था कि भारतीयों पे शासन कैसे हो सके शिक्षा के माध्यम से। उनको थोड़ा बहुत रोजगार की बात, थोड़ा बहुत शिक्षा की बात अलग है, बाकी उनको बहुत एजुकेट करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा इनकी सोच थी। ठीक है, तो ये आपको एक आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ।
ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने का प्रयास करिएगा। कंटेंट में आपके ये जान लीजिए, आप आधुनिक भारत के इतिहास में यदि शिक्षा व्यवस्था से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी की एक पार्ट और होगी क्लास, जिसमें हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था, जिसमें हम कोठारी आयोग पे चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जो 1986 की शिक्षा नीति है उस पर बात करेंगे। वर्ष 2019 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लाई है उस पर चर्चा करेंगे। ओवरऑल जो शिक्षा के रिलेटेड आपके, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी के मेंस का हो, आरओ एआरओ हो, एसएससी हो, ये बताइए आप जब आप पढ़ लेंगे तो क्या ऐसा होगा कि इसमें आए और आप ना कर पाएँ? ऐसा क्या चीज़ पूछ लेगा जो आपको इसमें नहीं मिलेगा? आप खुद इतना अगर जान रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको पता होगा। इतना डीपली हम खुद लेके जा रहे हैं सिलेबस को, जो एक एक टॉपिक को उठाते हैं। इसी वजह से हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य